अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ हेमरेज है, इसके आज हम सेक्शन ए के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक को हम कंसेप्ट के लिहाज से देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप किसी भी किस्म के खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम को फिर आप आसानी से डील कर सकेंगे, उसको फिर आप आसानी से मैनेज कर सकेंगे और आपको फिर पता होगा कि किस तरह से मैंने हेमरेज को जो है कंट्रोल करना है, किस तरह से मैंने इसको डील करना है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत जो है हम इफ़ेक्ट ऑफ हेमरेज से करेंगे कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो ब्लीडिंग के होने की वजह से इसके हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो इसके हवाले से आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। डियर स्टूडेंट, जब भी ब्लीडिंग होती है, जब भी हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा होता है तो इस ब्लड के लॉस होने की वजह से हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो हेमरेज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अगर जनरली मैं बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये असरात मुरतब होते हैं कि चूँकि हमारे बॉडी में ब्लड के लॉस होने की वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से फिर जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो बहुत कम मिकदार में वो हार्ट को जो है ब्लड को जो है पंप करता है इन द आर्टरीज में, और इसी तरह से फिर बहुत कम मिकदार में वेंस के ज़रिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट की तरफ आता है, और इसी वजह से बहुत कम मिकदार में जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल्स में आकर वेंट्रिकल्स को क्या करती है, फिल अप करती है और नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट के लिए उसको तैयार करती है। तो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर हेमरेज के असरात ये होते हैं कि इससे हमारा जो वीनस रिटर्न है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारा जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट का मैंने आपको कहा है कि ईच बीट के साथ हमारा हार्ट जितनी मिकदार में ब्लड को क्या करता है, पंप आउट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिड्यूस ब्लड आफ्टर हेमरेज डिक्रीजेस वीनस रिटर्न, वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी कह दिया है कि जब हेमरेज की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी आ जाती है तो इसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है, मतलब वेंस के ज़रिए जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ वापस आ रही होती है तो उसमें भी कमी आ जाती है, और इसके साथ साथ फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड बहुत कम मिकदार में जो है वो आता है और वेंट्रिकल्स को फिल अप करता है, और इसी तरह से जो कार्डिक आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी जो हेमरेज है या जो हेमरेज है, ठीक है, वो दरमियाना मिकदार में हो रही हो, ठीक है, तो दरमियाना मिकदार से मुराद ये है कि ब्लड वॉल्यूम की जो मिकदार है वो 350 ml से लेकर 500 ml तक का ब्लड अगर हमारे बॉडी से लॉस हो रही हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये होता है कि इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज़ होने के बाद ये कुछ देर बाद खुद ब खुद जो है ये नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग माइल्ड हेमरेज, ड्यूरिंग स्लो एंड और माइल्ड हेमरेज, स्लो और माइल्ड हेमरेज के दौरान व्हेन देयर इज़
loss of small amount of blood up to 350 to 500 ml, the blood pressure decreases slightly and soon it return back to नॉर्मल। ठीक है, तो जब स्लो ब्लीडिंग हो रही होती है या दरमियाना मिकदार का हैमरेज हुआ होता है जिसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 350 से लेकर 500 ml तक ब्लड जो है हमारे बॉडी से लॉस हो चुका होता है या लॉस हो रहा होता है, तो इस दौरान हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर सेवियर हैमरेज हो रही है तो सेवियर हैमरेज से मुराद ये है कि अगर ब्लड जो है तकरीबन 1500 ml से लेकर 2000 ml तक का ब्लड जो है वो लूज़ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है, वो एकदम से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है और इस वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेवियर हैमरेज की वजह से जो है इस तरह के असरात हमारे बॉडी पर जो है वो काज होते हैं और जो माइल्ड हैमरेज है तो माइल्ड हैमरेज की वजह से ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज़ हो जाता है लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज़ होकर फिर दोबारा नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्किन के हवाले से बात करें कि ब्लड लॉस की वजह से स्किन पर इसके क्या असरात होते हैं, तो सबसे पहली बात स्किन के हवाले से यह है कि जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो काज हो जाती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि जो वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो नैरो हो जाते हैं और इसी तरह से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट होना शुरू हो जाता है। ब्लड की जो ज़्यादातर मिकदार है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से हमारे स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, पेल हो जाता है। ठीक है, पेल क्यों होता है, पेल इस वजह से होता है कि चूँकि हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो रही होती है तो ब्लड लॉस होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट में कमी आती है और उसकी अमाउंट में कमी आने की वजह से और ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से हमारे स्किन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सो डार्क रेड से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट पेल की तरफ। ठीक है, मतलब पेल कलर में तब्दील हो जाता है और इसी वजह से बाज़ औक़ात जो है मुकम्मल साइनोसिस भी डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है, साइनोसिस किसे कहते हैं, साइनोसिस से मुराद ये है कि हमारी बॉडी जो है ब्लूइश हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर टिश्यू फ्लूइड्स की बात करें तो आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्शन डिक्रीजेज द कैपिलरी प्रेशर। जब आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो नैरो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कैपिलरी प्रेशर है, कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्लड लॉस को कंपनसेट करने में। ठीक है, इसके अलावा अगर किडनी के हवाले से हम बात करें कि ब्लड लॉस की वजह से किडनी पर क्या असरात होते हैं, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ किडनी आफ्टर हैमरेज डिक्रीजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट वेरी मच। ठीक है, जब किडनी की तरफ जो एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स ये वो आर्ट्रियोल होते हैं जो कि इनसाइड किडनी की तरफ जा रहे होते हैं और एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि किडनी से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, तो ये दोनों जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से फिर जो यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर रेनिन सिक्रीशन की बात करें तो रेनिन की सिक्रीशन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। किसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, और इफ़ेक्ट यूँ होते हैं कि हाइपोक्सिया प्रोड्यूसेस आफ्टर ब्लड लॉस इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी एंड द सबसीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। जब ब्लड लॉस हो रहा होता है तो ब्लड लॉस होने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे किडनी से जो रेनिन हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और रेनिन हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से एंजियोटेंसिन
हार्मोन्स एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। एंजियोटेंसिन हार्मोन्स ये वो हार्मोन्स है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद जो वाटर बैलेंस है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन के बनने की वजह से फिर हमारे साथ क्या होता है, इसके अलावा इंक्रीज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा होने लगती है तो इसकी वजह से फिर हमारी किडनी जो है सोडियम को जो है बहुत ज़्यादा मकदार में बॉडी में क्या करती है, रिटेन करती है और इसे एक्सक्रीट नहीं होने देती। अब जब हमारी बॉडी में सोडियम की मकदार ज़्यादा होगी तो इस वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगता है और हम फिर पानी की बहुत ज़्यादा तलब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीडायरेटिक हार्मोन्स की सिक्रीशन पर क्या असरात होते हैं, किसकी ब्लीडिंग के, तो एंटीडायरेटिक हार्मोन्स की सिक्रीशन पर ये असरात होते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा मकदार में एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और ये इस वजह से होते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑस्मोलरिटी भी इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि चूँकि जो एल्डोस्टेरोन होते हैं उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा मकदार में रिटेन होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे बॉडी में सोडियम जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, रिलीज़ नहीं होते। तो इस वजह से फिर एंटीडायरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा रिस्पायरेशन पर अगर हम बात करें कि रिस्पायरेशन पर ब्लीडिंग के क्या असरात होते हैं, तो ब्लीडिंग की वजह से रिस्पायरेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हेमरेज काजेज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ डिक्रीजेस इन वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। हेमरेज की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से स्टेगनेंट हाइपोक्सिया काज होता है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया से मुराद ये है कि चूँकि हमारे ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज़ आ जाती है, कमी आ जाती है, तो कमी आने की वजह से जो वीनस रिटर्न है, वेन के ज़रिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने वापस हार्ट की तरफ आना होता है तो वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से वहाँ पर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेगनेंट हाइपोक्सिया काज होता है और इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, द कैटेकोल्स एमीन स्टिमुलेट द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है पेशेंट, एंजाइटी का शिकार हो जाता है और इसके साथ साथ उनकी जो मोटर एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ब्रेन पर हेमरेज के असरात ये होते हैं कि थ्रू हेमरेज की वजह से क्या होता है, थ्रू हेमरेज की वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन इन मेनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन में जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जबकि ब्रेन के जो वेसल्स है वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्रेन के वेसल्स डायलेट होते हैं तो इसकी वजह से फिर ब्रेन को जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर ब्लड होता नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो फिर ब्लड से महरूम रहता है, ठीक है। फेंटिंग किसे कहते हैं, फेंटिंग से मुराद अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस से इंसान जो है वो अपना होश और हवास को खो बैठते हैं। सो व्हेन हेमरेज इज सीवियर, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है तो वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। सो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ हो रही होती है, ब्रेन को जो ब्लड जा रहा होता है तो उसकी मकदार में भी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है और ब्रेन के ऑक्सीजन से महरूम होने की वजह से फिर
पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, मतलब वो अपने होश और हवास को खो बैठने लगते हैं। इसी तरह से सेरेब्रल इस्कीमिया भी काज होता है। सेरेब्रल इस्कीमिया किसे कहते हैं? जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही होती, मिल नहीं हो रही होती, तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन से महरूम होने की वजह से हमारे ब्रेन के जो सेल्स टिश्यूज़ हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से अगर एक ख़ास टाइम तक इसको ऑक्सीजन ना मिले, इसको ब्लड ना मिले, तो फिर हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ और सेल है वो परमानेंट तौर पर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसका ठीक होना फिर नामुमकिन होता है। ठीक है, सो व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज सेवियरली अफेक्टेड ड्यू टू हाइपोक्सिया, इस्कीमिया ऑफ ब्रेन टिश्यूज डेवलप विद इन 5 minutes. It causes irreversible damage. It causes irreversible damage to the brain tissues. ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि जब हमारे ब्रेन्स को ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया काज हो जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया के काज होने की वजह से क्या होता है, अगर यही स्टेट जो है 5 मिनट तक रहे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर अगर ब्लड वॉल्यूम ब्रेन की तरफ सही ना हो, ठीक है, प्रॉपर मिकदार में ब्लड जो है वो ब्रेन को ना मिले, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे ब्रेन्स के जो टिश्यूज़ है तो वो परमानेंट तौर पर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल हैमरेज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था, इस यूनिट के पार्ट 1 में मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ हैमरेज के बहुत सारे अक़साम है, जिसमें हमारे साथ इंटरनल हैमरेज आ जाता है, एक्सटर्नल हैमरेज आ जाता है, एक्सीडेंटल हैमरेज आ जाता है। तो एक्सटर्नल हैमरेज से मुराद ये है कि जब हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर कट लग जाए, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट जो है किसी वजह से जो है वो वहाँ पर वाउंड आ जाता है, ज़ख़म आ जाता है, ठीक है, और ज़ख़म की वजह से ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग हमारी बॉडी से बाहर निकल रही होती है सराउंडिंग में, तो इसको हम एक्सटर्नल हैमरेज कहते हैं। इसके अलावा इंटरनल हैमरेज से मुराद ये है जैसे कि स्ट्रोक का होना, ठीक है, या ब्रेन हैमरेज का होना। ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, ब्रेन हैमरेज में हमारे स्कल के अंदर जो वेसल्स ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो वेसल्स जो है पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड ब्रेन, ठीक है, इनसाइड स्कल के अंदर जो है वो खून जो है वहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाता है, वेन से निकल रहा होता है और ब्रेन के इर्द गिर्द सराउंडिंग में फैल रहा होता है और वहाँ पर जमा हो रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो ब्लीडिंग होती है तो इसको फिर हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, जो कि बॉडी से बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर ही अंदर क्या हो रही होती है, लॉस हो रही होती है। तो इसको इंटरनल हैमरेज कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक है, कहते हैं कि हम एक्सटर्नल हैमरेज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला और जो आसान तरीका है वो है पेड और बैंडेज, ठीक है, पेड और बैंडेज का इस्तेमाल करना। दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर टू द ब्लीडिंग वाउंड और and is applicable to vast majority of cases. It is effective and causes no damage. ठीक है, पेड एंड बैंडेज में हम क्या करते हैं, पेड एंड बैंडेज में हम डायरेक्टली उस एरिया को क्या करते हैं, उस एरिया पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जहाँ से खून बह रहा होता है और इसी तरह से फिर वहाँ पर जो है हम पेड को रख देते हैं। तो ये एक मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है और ज़्यादातर केसेस में जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता पेशेंट को। इसके अलावा अगर डिजिटल प्रेशर की हम बात करें तो इट इज़ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द पॉइंट ऑफ आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द एरिया ऑफ वाउंड, मतलब वो एरिया जहाँ पर ज़ख़म बना हुआ होता है और उस एरिया में जो आर्टरीज गए हुए होते हैं और उन आर्टरीज से जो ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस आर्टरी पर हम क्या करते हैं,
प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। दिस विल कंट्रोल हेमरेज टेम्पररी एंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, तो इससे हम जो ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं तो वो टेम्पररी होती है, मतलब वक्ती तौर के लिए होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम एक्सटर्नल हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हमारे साथ एलिवेशन ऑफ द लिम्ब, मतलब लिम्स को ऊपर की तरफ ले जाना। ठीक है, लिम्स को ऊपर करना। इट विल कंट्रोल वीनस रिटर्न या वीनस हेमरेज। इस मेथड के ज़रिए हम वीनस हेमरेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वेन जो है वो रप्चर हुआ हो और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो तो उस वीनस हेमरेज को हम क्या कर सकते हैं, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। This is a classical method of dealing with a sudden hemorrhage from the rupture of varicose vein of leg। इसी तरह से ये मेथड जो है ये एक क्लासिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम वेरिकोज वेन जो कि लेग में होते हैं तो उसके अचानक रप्चर होने की वजह से उस हेमरेज को हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के ज़रिए डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ टर्निक्वेट। टर्निक्वेट का तो आप सब दोस्तों को पता है कि किसे कहते हैं। ठीक है, सो अ टेम्पररी टर्निक्वेट में हैव टू बी डिवाइस इन सडन इमरजेंसी। बाज़ इमरजेंसी में जो है ये एलो किया जाता है और ये इजाज़त दी जाती है कि आप टर्निक्वेट को जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो एरिया जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस एरिया से थोड़ा ऊपर जो है आप टर्निक्वेट को जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, टाइटली बांध सकते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में फिर क्या होगी, उस एरिया की तरफ जो ब्लीडिंग फ्लो है या जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इसी तरह से ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो टर्निक्वेट जो है वो हमारे साथ 3 से 4 इंच वाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा द ग्रेटर डेंजर ऑफ टर्निक्वेट इज दैट if it is self on for more than 30 minutes then gangrene of the limb may occur। ठीक है, टर्निक्वेट का यूज़ करने से एक ख़तरा ये रहता है पेशेंट को कि अगर इसी टर्निक्वेट को हम 30 मिनट तक के लिए क्या करें, टाइटली बांधे पेशेंट को और उसकी जो ब्लड फ्लो है उसको हम रोक के रखें तो इससे जो है पेशेंट को गैंग्रीन जो है ये काज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके लेग्स पर क्या होंगे, उसके लेग्स का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, और वो एरिया जो है फंक्शन लेस हो जाता है। इसके अलावा सर्जिकल लेगेशन से मुराद टांकों के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग को रोक सकते हैं अगर मुसलसल ब्लीडिंग हो रही हो। इसके अलावा कोगुलेशन से मुराद ब्लड क्लॉट और मुख्तलिफ जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको यूज़ करते हुए हम स्मॉल ब्लड वेसल्स की जो ब्लीडिंग है उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ब्रिंग्स द साइड ऑफ वाउंड टुगेदर एंड प्रेस फर्मली। इसके अलावा वो एरिया जो कि ज़ख्मी हुई हो तो उस एरिया के दोनों साइड को हम जो है क्लोज लाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस ऑन द प्रेशर पॉइंट फॉर 10 to 15 मिनट्स। वो एरिया जहाँ पर ज़ख़म बना हुआ होता है तो उस एरिया को हमने क्या करना होता है, 10 से लेकर 15 मिनट तक उसको प्रेस ही रखना होता है। Place the casualty in comfortable position and raise the injured part and reassure him। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। ठीक है, और इसी तरह से उनका वो एरिया जो कि इंजर्ड हुआ हो तो उसको हमने ऊपर ही रखना है ताकि उस एरिया की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा ना हो और ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ क्लीन पेट लार्जर देन द वाउंड and press it firmly with the palm until bleeding becomes less। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है क्लीन पेट को जो है वाउंड्स पर रख देने हैं और उसको जो है थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके रखना होता है उस ज़ख़म पर और उस वक्त तक जो है हम इस पेट को रखे हुए होते हैं जब तक वहाँ से जो ब्लीडिंग है वो कम ना हो जाए। ठीक है, इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू डू नॉट टेक ऑफ ओरिजिनल ड्रेसिंग बट एड मोर
स्पीड्स। इसके अलावा अगर खून जो है वो बहना स्टॉप नहीं कर रही होती, ठीक है, अगर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रही, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमने जो पेड उस पर रखा हुआ होता है तो उस पेड को हम नहीं हटाएंगे, बल्कि उसी पेड को रहते हुए भी हम उसके ऊपर दूध और पेड्स जो है वो क्या करेंगे, रखेंगे और उसको जो है थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, प्रेस रखेंगे, ताकि वो ब्लीडिंग जो है किसी तरह से क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा हम उस एरिया को बैंडेज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइटली नहीं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इंटरनल हेमरेज के को कंट्रोल करने के भी हमारे साथ बहुत सारे मेथड है, ठीक है। सो द ऑर्गन इज एम्प्टीड of blood clot if possible. In case of severe bleeding from bladder, a catheter is passed and bladder is empty. इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सेवियर केस हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उस ऑर्गन को क्या करेंगे, उस ऑर्गन को क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे किसी भी किस्म के ब्लड क्लॉट से, ठीक है, अगर हुआ हो या अगर मौजूद हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सेवियर हेमरेज हुई है या ब्लीडिंग हुई है तो इससे हम क्या करेंगे, ब्लैडर को क्या करेंगे, सेवियर हेमरेज ब्लीडिंग जो है हम ब्लैडर से हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कैथेटर को पास करेंगे पेशेंट को, और ब्लैडर को जो है कैथेटर के ज़रिए क्या करेंगे, खाली करेंगे। इसके साथ साथ द वेसल्स आर इनकरेज टू कंटैक्ट a load of saline or sodium bicarbonates to which a few drops of adrenaline solution have been added is of great value in washing the organ. This can be repeated every 2 hourly, ठीक है। इसके अलावा वेसल्स को जो है हम सेलिन और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ जो है उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और इसके साथ साथ जो एड्रेनलिन सोल्यूशन है इसको भी हम क्या करेंगे, सेलिन या सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ थोड़ा ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो ऑर्गन है उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकेंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी होती है, ठीक है। और इस अमल को हम हर 2 घंटे बाद जो है वो बार बार पेशेंट को कराएंगे। द यूज़ ऑफ एर्गोमेट्रीन आफ्टर द बर्थ ऑफ प्लेसेंटा is an example of stimulating the vessels to contact pitocin 4 may effective in control of bleeding from esophageal varices, ठीक है। कहते हैं कि प्लेसेंटा बर्थ बर्थ ऑफ प्लेसेंटा के बर्थ के बाद, प्लेसेंटा के निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, एर्गोमेट्रीन को यूज़ करेंगे, और ये हमारे साथ एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। वेसल्स को जो है पिटोसिन 4 के साथ कांटेक्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए जो है ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, और इससे क्या होता है, इससे हम ब्लीडिंग को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पेकिंग इट कैन बी डन विद गॉज soaked in adrenaline is effective. Surgical ligation can be done in case of ruptured spleen. First aid treatment in case of severe internal bleeding. अगर severe internal bleeding हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ले द कैजुअलिटी डाउन विद हेड लो, रेज हिज लेग बाय यूज ऑफ पेलो को यूज़ करते हुए हम उनके लेग्स को ऊपर रखेंगे, ऊपर करेंगे, और इसी तरह से कैजुअलिटी को लेटाकर उनके हेड को जो है नीचे रखेंगे। इसके साथ साथ कीप हिम काम एंड रिलैक्स एंड रीअश्योर हिम। इसके अलावा हम अपने पेशेंट को जो है रिलैक्स रखेंगे, उनको कूल रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम अपने क्लाइंट को जो है मूव या हरकत नहीं करने देंगे, ठीक है। इसके अलावा कीप अप द बॉडी हीट विद थिन ब्लैंकेट और कोट। इसके अलावा हम बॉडी की हीट को जो है ब्लैंकेट या कोट के ज़रिए हम बॉडी को जो है हीट अप रखेंगे, उनकी बॉडी को जो है हम गर्म रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट गिव एनी थिंग टू ईट और ड्रिंक एस्पायरेशन अकर। इस दौरान जो है हम किसी भी किस्म का खुराक या जो पीने वाला सामान है हम अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, क्योंकि इस दौरान जो है क्लाइंट को एस्पायरेशन होने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
डू नॉट अप्लाई आइस बेक और हॉट वाटर बेक टू चेस्ट एंड एब्डोमेन। इसके अलावा हम पेशेंट के चेस्ट या एब्डोमेन पर किसी किस्म की आइस बेग या हॉट बेग जो है वो नहीं रखेंगे, ठीक है। टेक हिम टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके हमने अपने पेशेंट को क्या करना होता है, हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रही होती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इससे कंफ्यूजन के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे टिश्यूज़ जो है उसके इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके हमने अपने क्लाइंट को हॉस्पिटल ले जाना होता है, और इसके साथ साथ जिस सोर्स के ज़रिए हमने उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है, मिसाल के तौर पर गाड़ी हो गई या जो भी है, तो उस गाड़ी को भी हमने एहतियात से चलाना है और ज़्यादा अपने पेशेंट को जो है उनको हरकत नहीं करने देना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की वजह से उनकी बॉडी में जो है वॉल्यूम की कमी होगी, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होगी। इसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से उनका जो टिश्यू परफ्यूजन है, मतलब टिश्यू की तरफ जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनइफेक्टिव होगी। इसके साथ साथ ब्लीडिंग की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से डेथ के काज होने का ख़तरा होने की वजह से पेशेंट जो है वो एंजाइटी और फियर में क्या होगा, मुब्तला होंगे। इसके साथ साथ ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वॉल्यूम की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट के शॉक में जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो ये है कि असेसमेंट के दौरान फ्रीक्वेंट नर्सिंग असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स जो है सबसे पहले अपने पेशेंट की क्या करेगा, असेसमेंट करेगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंट द प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के जो रिस्पॉन्सेज और उनमें जो प्रोग्रेस आई हुई होती है तो उसको नर्स ने डॉक्यूमेंट करना होता है। इसके साथ साथ ब्लड केमिस्ट्री को चेक करनी होती है, ब्लड गैसेस, ऑक्सीजन सेचुरेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स वॉल्यूम को जो है नर्स ने क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है। इसके साथ साथ असिस्ट फॉर द एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, पेशेंट की जो सर्कुलेशन पैटर्न और जो एयरवे ब्रीथिंग है उसको नर्स ने क्या करना होता है, चेक करना होता है। आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग साइड, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एंड नेचर ऑफ इंजरी। फिर इसके बाद नर्स ने क्या करना होता है, इसके बाद नर्स ने ये करना होता है कि उन्होंने जो है जो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस एरिया को फाइंड आउट करना होता है, कितनी मिकदार में ब्लड जो है वो बॉडी से लॉस हो गया है, और जो इंजरी काज हुई है तो ये किस किस्म की इंजरी है, ठीक है। तो इसको जो है नर्स ने आइडेंटिफाई करना होता है। इसके साथ साथ असिस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक फॉर द क्लियरेंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक को नर्स ने चेक करना होता है कि क्लियर है या नहीं। इसी तरह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सकल्टेशन को करनी है ताकि जो रेस्पिरेटरी साउंड है उसको सुने, और किसी भी किस्म की अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको वो क्या करे, उसको वो आइडेंटिफाई करे। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, इसके अलावा री एश्योर द पेशेंट एंड मेक हिम कंफर्टेबल, पेशेंट को हमने जो है री एश्योर करना है और उनको हमने कंफर्टेबल करना है। काम डाउन द पेशेंट एज एंजाइटी में इंक्रीज द हार्ट रेट फर्दर काजेज कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा हमने कोशिश करनी है कि हम अपने पेशेंट को रिलैक्स रखें, उनको काम डाउन करें, ठीक है, क्योंकि अगर वो एंजाइटी में जाएंगे, अगर वो खौफ में मुब्तला होंगे तो इसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगा और मज़ीद ब्लड के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ रेस्टलेस, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है बेसकून है, इरिटेबल है, तो हमें उनको किसी भी हालत में ओपियोइड जो है वो नहीं देने होंगे, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को मज़ीद हाइपोक्सिया काज हो सकता है। इसके अलावा क्लियर द एयरवे इफ़ इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड विद ब्लड क्लॉट, ब्लड और सम डस्ट पार्टिकल। इसके अलावा ब्लड क्लॉट, ब्लड या किसी और डस्ट पार्टिकल की वजह से अगर एयरवे में ब्लॉकेज आई हुई हो, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन काज हुई हो, तो उसको हमने क्लियर कर देना है। और इसी तरह से फिर हेड को जो है हमने एक साइड पर टर्न करना है। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन हम देंगे पेशेंट को नेज़ल कैनोला की मदद से, और तकरीबन 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है हमने उस
वेंटिलेटर का जो रेट है वो क्या करना होता है, वो सेट करना होता है। इसी तरह से हाइपोक्सिया के दौरान पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो इस वजह से हम जो भी पेशेंट के साथ जो भी ट्रीटमेंट या जो भी कोई स्टेप करने वाले होते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने सब कुछ अपने क्लाइंट को जो है वो बताना होता है ताकि वो रिलैक्स रहे और किसी किस्म के खौफ में वो मुब्तला ना रहे। रिस्टोर एंड मेंटेन एडिक्वाइट परफ्यूजन, इसी तरह से हमने अपने पेशेंट की जो टिश्यू परफ्यूजन है उसको रिस्टोर करनी है और प्रॉपर मिकदार में उनको ब्लड सप्लाई करना होगा। असेस द पेशेंट फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोक्सिया, हमने अपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है और देखना है कि किसी किस्म की हाइपोक्सिया तो पेशेंट को नहीं हुई है। इसके अलावा अवॉइड हॉट एप्लीकेशन टू ट्रीट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के इलाज के लिए हम उन्हें किसी भी किस्म की गर्म चीज़ उन पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और इसी तरह से ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन से दूर जाते हैं। यूज़ मॉडिफाइड ट्रेनबर्ग पोजीशन फॉर द पेशेंट टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, को इंक्रीज करने के लिए हमने अपने पेशेंट को एक मॉडिफाइड ट्रेनबर्ग पोजीशन में रखना होगा। इसके अलावा प्रोवाइड ब्लैंकेट टू द पेशेंट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, सर्दी से बचने के लिए हम अपने पेशेंट को क्या करेंगे, ब्लैंकेट देंगे। और इसके साथ साथ हर 5 मिनट बाद ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर और पल्स के साथ साथ हमने क्या करने होंगे, वाइटल साइन को चेक करने होंगे। ब्लीडिंग को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम ज़ख़म को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी तरह से फिर हम डायरेक्ट या फार्म प्रेशर को क्या करेंगे, उस एरिया पर अप्लाई करेंगे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो। इसके अलावा हम अपने डॉक्टर को इमीडिएटली क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे ब्लीडिंग के हवाले से, ठीक है। इसके साथ साथ हमने अपने पेशेंट को क्या करना होगा, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होगा अगर सर्जरी की ज़रूरत हो। इसके साथ साथ डॉक्टर को जो है हम क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे लिगेशन मतलब टांके लगाने के दौरान, ठीक है, या वाउंड को क्लोज करने के दौरान। इसी तरह से इस प्रोसीजर को करते हुए हमने एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि किसी किस्म का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को ना लगे, ठीक है। हेमरेज स्पेशल साइट्स, हेमरेज के जो स्पेशल साइट्स है जहाँ से हेमरेज हो सकती है, सो द अकरेंस फ्रॉम स्पेशल साइट इज़ डिजिग्नेटेड बाय स्पेशल टर्म्स। सबसे पहले एपिटेक्सिस, एपिस्टेसिस किसे कहते हैं, एपिस्टेक्सिस से मुराद ब्लीडिंग फ्राम नोज़, नोज़ से जब खून बह रहा होता है, नोज़ से जब खून बह रहा होता है तो इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं, ठीक है, या एपिटेक्सिस कहते हैं। हिमोप्टेसिस किसे कहते हैं, हिमोप्टेसिस से मुराद ये है कि कफ के दौरान या कफ के ज़रिए खून का निकलना, कफ के ज़रिए मुंह से खून का निकलना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिमोप्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लंग्स जो है वो इंजर्ड हुई है जिसकी वजह से जब पेशेंट कफ़ करता है तो कफ़ में जो है खून के ज़रात जो है वो नज़र आते हैं, तो इसको हम हिमोप्टेसिस कहते हैं। हिमाटिमेसिस किसे कहते हैं, हिमाटिमेसिस से मुराद ये है कि वॉमिटिंग के साथ खून का आना, उल्टियों में जो है खून का आना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिमाटिमेसिस कहते हैं, ठीक है। मेलिना किसे कहते हैं, मेलिना मीन इट इज़ द पैसेज ऑफ डार्क ब्लड पर रेक्टम फ्राम अ साइट हाई इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब जब रेक्टम से जो है डार्क ब्लड निकलता है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर मेलिना कहते हैं। हिमाचूरिया से मुराद ये है यूरिन में खून के ज़र्रात का होना या यूरिन में खून का निकल आना, इसको कहते हैं हिमाचूरिया। जबकि हीमोथोरिक से मुराद ब्लीडिंग इन द चेस्ट, चेस्ट में अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको हम हीमोथोरिक्स कहते हैं। और इसके अलावा हीमोपेरिटोनियम से मुराद ये है कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से जब ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लड लॉस हो रही होती है, तो इसको फिर हम हीमोपेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनोरेजिया किसे कहते हैं, मेनोरेजिया से मुराद एक्सेस मेंस्ट्रुएशन एट नॉर्मल इंटरवल, नॉर्मल कंडीशन में जो मेंसेस होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड का ज़ाया हो जाना, इसको क्या कहते हैं, मेनोरेजिया कहते हैं। जबकि हीमोपेरिकार्डियम
से मुराद इट इज़ द ब्लीडिंग इन द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रही होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीमोपेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अलावा हिमेटोमेलिया से मुराद ये है कि ब्लीडिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रही है, तो इसको फिर हम हिमेटोमेलिया कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 3 का पार्ट ए, जो कि हमने आज मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, इस यूनिट 3 के नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।